नमस्कार। मैं लघु मिश्र आप सबका रेस स्टडी को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक लिया गया है वो है आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत में आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन। आधुनिक भारत का हमने जो है 2 वीडियो पहले ही अपलोड किया है, जिसमें से आपका 1885 से लेकर के 1940 तक सभी कांग्रेस अधिवेशन है। उसके बाद जो दूसरा वीडियो आपको मिला होगा वो है गांधी युग, अर्थात गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई सभी घटनाओं के बारे में, पुस्तकों के बारे में, समाचार पत्रों के बारे में, उनके द्वारा स्थापित सभी संस्थाओं के बारे में हमने जिक्र किया। हालांकि वो वीडियो में पहले से आपको मिल जाएगा। आज का जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय आंदोलन। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेट एग्जाम 2023 को देखते हुए भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन लगा लेते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में हम स्टार्ट करते हैं, रॉलेट सत्याग्रह से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले की सारी चीजें आपको वीडियो में मिलेंगी, ठीक है। रॉलेट सत्याग्रह जो सन 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, तो उसके खिलाफ गांधी जी ने अपने जीवन का पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह रॉलेट सत्याग्रह प्रारंभ किया था। रॉलेट सत्याग्रह को गांधी जी ने जब आवाहित किया तो उसके पीछे कारण ये था क्योंकि रॉलेट सत्याग्रह में किसी भी व्यक्ति को रॉलेट एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के ही अर्थात संदेह मात्र पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसे 2 वर्षों के लिए कैद में रखा जाता था, और उसे उसके घर वाले, परिवार वाले, चाहने वाले, यार दोस्त, वकील से किसी से भी मिलने नहीं दिया जाता था। यह एक्ट जो बनाया गया था वो सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित किया गया था। क्यों किया गया था? तो वो इसलिए है क्योंकि 1914 से लेकर के 1918 तक भारत विश्व में प्रथम विश्व युद्ध चला। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये गठित किया गया, ये जांच करने के लिए कमेटी बनाई गई सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में कि भारतीयों के द्वारा या पूर्वी पंजाब प्रांत के लोगों के द्वारा कितने लोगों ने देश विरोधी गतिविधियों को शुरू किया था, ठीक है। इसी के लिए शुरू किया गया। हेडिंग लगा लीजिए, आप लगा लेंगे रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट ये रहेगा 1919, मार्च 1919 में है। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? लिखते हैं सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट पारित किया गया। रॉलेट एक्ट पारित किया गया। इस सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में बनाया गया, ठीक है। इसमें क्या किया जाता था? किसी भी व्यक्ति को संदेह मात्र पर गिरफ्तार कर उसे 2 वर्षों के लिए जेल में डाल दिया जाता था। जेल में डाल दिया जाता, 2 वर्षों के लिए कैद में रखा जाता था, ठीक है। और इसमें एक बात और जो महत्वपूर्ण है, किसी भी व्यक्ति या जान पहचान या वकील से मिलने नहीं दिया जाता था, ठीक है। यह भी महत्वपूर्ण है। इस एक्ट के माध्यम से किसी व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया जाता था, उस व्यक्ति को उसके जानने वाले, पहचानने वाले, घर परिवार वालों से, वकील से मिलने नहीं दिया जाता था। 2 वर्षों के लिए उसे कैद में रखा जाता था। गांधी जी ने इस कानून को क्या कहा? गांधी जी ने इस कानून को बिना वकील, ये महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में पूछा गया है, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा था। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किस
एक्ट को गांधी जी ने बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा था? उत्तर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। ठीक है। गांधी जी ने अपने जीवन का पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह कब प्रारंभ किया था? तो उत्तर आपका हो जाएगा रॉलेट सत्याग्रह रहेगा, जो 1919 में उन्होंने मार्च में प्रारंभ किया था। ये बात समझ में आ गई। जबकि मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे काला कानून कहा था। इसे काला कानून कहा था। क्या कहा था? काला कानून कहा था। ध्यान से देख लीजिए, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे काला कानून कहा था। ठीक है। रॉलेट एक्ट सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में पारित किया गया। इसे किसी भी व्यक्ति को संदेह मात्र पर गिरफ्तार करके उसे 2 वर्षों के लिए जेल में डाल दिया जाता था, और इस व्यक्ति से उसके वकील, उसके घर वाले, परिवार वाले, चाहने वाले से मिलने नहीं दिया जाता था। इस एक्ट को गांधी जी ने बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा, और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे काला कानून कहा। इसे सर्वस्व नाश करने वाला कानून भी माना गया है। ठीक है। भारतीय नेताओं को यह डर हो गया कि ये तो कानून बहुत ही खराब है, इसमें कब किसके ऊपर कौन सा संदेह, कौन सी शंका हो जाए, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसलिए इसका विरोध करना आवश्यक है। ठीक है। इसका विरोध करना क्या हो गया? आवश्यक हो गया। रॉलेट एक्ट के बाद गांधी जी ने जो शुरू किया था वो है रॉलेट सत्याग्रह। क्या है? सत्याग्रह है। ये लिखेंगे इसमें गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह है। अखिल भारतीय सत्याग्रह है। कौन सा सत्याग्रह है ये? रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह पूरे संपूर्ण भारत के लिए चलाया गया था। ठीक है। देखिए, गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 में, जो बिहार में 3 कटिया पद्धति के खिलाफ अर्थात नील खेती के खिलाफ वहां के किसानों को इस सिस्टम से निजात दिलाने के लिए गांधी जी ने एक व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था, जिसे हम लोग कहते हैं चंपारण सत्याग्रह। ठीक है। उसके बाद गांधी जी का दूसरा जो है वो है अहमदाबाद आंदोलन। उसके बाद तीसरा जो है वो है खेड़ा सत्याग्रह। इसके बाद जो आता है 1919 में, वो है रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह जो है गांधी जी के जीवन का पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह है। ये गांधी जी के जीवन का पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह है। ये किसके खिलाफ किया गया था? तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? रॉलेट एक्ट के खिलाफ किया गया था। ये किसके खिलाफ था? रॉलेट एक्ट के खिलाफ था। क्लियर हो रही बात? ठीक है। इसकी शुरुआत 18 मार्च 1919 को किया गया था। क्लियर हो गया? अब इसमें जो तीसरा पॉइंट जुड़ता है वो जुड़ जाता है जलियांवाला बाग हत्या कांड। पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलेंगे। नेक्स्ट जो रहेगा वो है जलियांवाला बाग हत्या कांड। जलियांवाला बाग हत्या कांड। जलियांवाला बाग कांड ये रहेगा 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ था। ठीक है। इसमें क्या हुआ है? इसमें सबसे अहम बात याद रखना है कि रॉलेट एक्ट के तहत सर्वप्रथम किसकी गिरफ्तारी की गई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को रॉलेट एक्ट के तहत सर्वप्रथम गिरफ्तार किया गया। जैसे ही सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार किया गया, इस गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब के अमृतसर जिले में स्थित जलियांवाले बाग में इसके खिलाफ एक प्रदर्शन हुआ, या फिर आप ये कह सकते हैं कि लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी। अच्छा, लोगों की भीड़ इसलिए ज्यादा इकट्ठा होगी क्योंकि ये जो दिन था वो बैसाखी पूर्णिमा का दिन था, अर्थात वहां पे पूर्णिमा था। ये लोग त्योहार मनाते हैं पंजाबी लोग, आपको पता होगा। तो बैसाखी पूर्णिमा का दिन था। बैसाखी पूर्णिमा के दिन होने की वजह से जलियांवाले बाग हत्याकांड, जलियांवाले बाग में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल के विरोध में जो प्रदर्शन, जो भाषण चल रहा था, उस भाषण में लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई और इसी भीड़ के ऊपर जनरल ओ डायर ने गोली चलवा दी। अच्छा, ये भी एक प्रश्न आता है कि भाई क्यों चलवा दी?
तो उस समय पंजाब में लागू था मार्शल लॉ। क्या लागू था? मार्शल लॉ लागू था। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। मार्शल लॉ का उल्लंघन माना गया और इसी के कारण जनरल वोडायर ने इसका फायदा उठाया और सभी निहत्थे लोगों पर गोली चलवा दी। ध्यान से देखिए, जलियांवाले बाग हत्याकांड में देखिए मरने वाले मृतकों की सूची कितनी है? 379 है। जो अभी मौके पर वहां पे लगी है उस सूची में 379 लोगों का नाम लिखा हुआ है, जबकि ये सही डाटा नहीं है। सही डाटा तो कुछ और है। सही डाटा में अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट डाटा कहीं मिला भी नहीं है। जो उस समय के वहां के चिकित्सक थे, यानी शल्य चिकित्सक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्जन डॉक्टर। शल्य चिकित्सक जॉन स्मिथ उसमें अमृतसर में डॉक्टर थे। इनके अनुसार मरने वाले लोगों की संख्या लगभग 2000 थी। कितनी थी? 2000 थी। ठीक है। जबकि स्वामी श्रद्धानंद के अनुसार, स्वामी श्रद्धानंद के अनुसार मरने वाले लोगों की संख्या कितनी थी? लगभग 2500 लोग थे। 2500 लोगों की मृत्यु हुई थी। बात समझ में आ रही बात? 2000 लोगों की मृत्यु हुई थी शल्य चिकित्सक जॉन स्मिथ के अनुसार। स्वामी श्रद्धानंद के अनुसार लगभग 2500 लोग मरे थे। ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट की रिपोर्ट के अनुसार मरने वाले लोगों की सूची कितनी है? 379 थी। इसमें जो बचे थे वो कौन थे? तो उत्तर आपका हो जाएगा उधम सिंह। इस घटना में बचने वाले व्यक्ति कौन है? उधम सिंह है। जनरल वोडायर को इस घटना के लिए दोषी देके किस तरह से माना गया था भाई? आपको याद होगा, जांच के लिए क्या बिठाया गया? हंटर कमीशन गठित किया गया। क्या गठित किया गया? हंटर कमीशन गठित किया गया। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, जलियांवाले बाग हत्याकांड में जांच के लिए कौन सा कमीशन गठित किया गया? हंटर कमीशन। और हंटर कमीशन ने जलियांवाले बाग हत्याकांड के दोषी जनरल वोडायर को दोष युक्त नहीं किया, दोष मुक्त कर दिया। सोचने वाली बात है। और उन्हें कहां बुला लिया? ब्रिटेन बुला लिया। वापस कहां बुला लिया? जलियांवाले बाग हत्याकांड के आरोपी अर्थात जनरल वोडायर को कहां बुला लिया गया? ब्रिटेन वापस बुला लिया गया। ब्रिटेन वापस बुला लिया गया। ठीक है। यह घटना जब हुई तो एक प्रश्न और आपका बनेगा कि उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड आपके वायसराय थे। अर्थात जब ये घटना घटी तो भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड आपका उत्तर हो जाएगा। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा कि उस समय ब्रिटेन में भारत के सचिव कौन थे, तो आपका क्या हो जाएगा? तो मॉन्टेग्यू हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? मॉन्टेग्यू हो जाएगा। ठीक है। ध्यान रखिएगा, भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। जलियांवाले बाग हत्याकांड के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान जलियांवाले बाग हत्याकांड पर गोली किसने चलवाई? तो जनरल वोडायर ने चलवाई थी। इसमें कुल मरने वाले लोगों की मृतकों के शहीदों की सूची कितनी है? 379 है। ठीक है। रौलक एक्ट के तहत सर्वप्रथम किसकी गिरफ्तारी हुई थी? सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी हुई थी। जलियांवाले बाग हत्याकांड में बचने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो उधम सिंह थे। जलियांवाले बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई? हंटर कमीशन गठित किया गया। क्या गठित किया गया था? हंटर कमीशन गठित किया गया था। इसमें जो एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है, ध्यान से देखिए, जलियांवाले बाग हत्याकांड में महत्वपूर्ण पॉइंट और क्या है? इसमें गांधी जी ने इस जो हत्याकांड का ये जो हत्याकांड हुआ, तो इस हत्याकांड में गांधी जी ने अपनी एक उपाधि त्याग दी थी। गांधी जी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। देखिए, गांधी जी ने अपनी उपाधि त्याग दी थी। ठीक है, त्यागी थी। कौन सी उपाधि त्यागी थी? तो महात्मा की उपाधि। इन्होंने अपने महात्मा की उपाधि त्याग दिया था। ठीक है। तेज बहादुर सप्रू ने अपनी सर की उपाधि त्याग दी थी। और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ध्यान से देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो गांधी जी ने अपनी महात्मा की उपाधि, तेज बहादुर सप्रू ने सर की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसके विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। नाइटहुड की उपाधि किसकी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की थी। ठीक है। जलियांवाले बाग हत्याकांड में समझ लीजिए, वहां के जो उस समय के शल्य चिकित्सक थे तो वो कौन थे? जॉन स्मिथ थे, जिनके अनुसार लगभग मरने वाले
मृतकों की सूची कितनी थी? 2000 के आसपास थी। ठीक है, चलिए, इसी जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने भारत में क्या शुरू किया? असहयोग आंदोलन शुरू किया। क्या शुरू किया? असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट जो रहेगा वो है असहयोग आंदोलन। 1 जनवरी 1920, जनवरी 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी जी इस घटना से दुखी हो गए। एक बात और समझिए, अंग्रेजी हुकूमत के नींव की जो डगमगाने का काम शुरू हुआ वो जलियांवाला बाग हत्याकांड था। अर्थात जलियांवाले बाग हत्याकांड ने सभी भारतीय लोगों के अंदर प्रेम यानी राष्ट्र भावना को जागृत कर दिया था। अर्थात राष्ट्र भावना सबके अंदर आ गई थी कि अब हमें अंग्रेजों से क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। अब हमें अंग्रेजों से क्या चाहिए? आजादी चाहिए। क्योंकि ये घटना जो है भारत में ही नहीं, विश्व स्तर पर इसकी कड़ी निंदा की गई थी। अंग्रेजी हुकूमत की कड़ी निंदा की गई थी। ये चर्चे यहां नहीं, ब्रिटेन में भी होने लगे थे कि जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ है वो गलत हुआ है, वो सही तरीका नहीं था। निहत्थे लोगों पर गोली चलाना सही तरीका नहीं था। भारत में हर व्यक्ति को अपना बात रखने का अधिकार होना चाहिए। भारतीय लोग अगर अपनी ही बात नहीं रख पाएंगे तो कैसा अधिकार? ये तो अनुशासन नहीं, ये तो दास प्रथा की जैसा हो गया, अर्थात गुलामी का जीवन हो गया है। क्लियर होगी बात? चलिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 1 जनवरी 1920 को किया। कब किया? 1 जनवरी 1920 को किया। तो आप लिखेंगे यहां पे जलियांवाला बाग कांड के बाद गांधी जी, जलियांवाला बाग कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की मांग की। असहयोग आंदोलन की मांग की, ये पॉइंट लिखना है। असहयोग आंदोलन की मांग की। गांधी जी ने कहा कि अगर ठीक ठाक तरीके से इस आंदोलन की शुरुआत की जाएगी तो 1 वर्ष के अंदर अंदर ही हम देश को क्या कर ले जाएंगे? आजाद करा ले जाएंगे। असहयोग का मतलब होता है कि हम किसी भी प्रकार का किसी के साथ कोई कंप्रोमाइज पहली बात तो नहीं करने वाले हैं। दूसरा, हम किसी की कोई मदद करने वाले नहीं है। अर्थात अंग्रेज लोग अपना स्वयं कार्य करेंगे। न्यायालय हो, दफ्तर हो, कॉलेज हो, कहीं का भी काम हो, हम लोग न्यायालय, दफ्तर, कॉलेज नहीं जाएंगे और ये काम अब अंग्रेजों को स्वयं करना पड़ेगा। इसी को कहा गया असहयोग आंदोलन। ठीक है, समझ में आ रही बात? इसमें लिख लेंगे, इसमें न्यायालय, कॉलेज, दफ्तर आदि जाना बंद कर दिया गया। इसमें काफी हड़तालें हुई हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान देश में काफी हड़ताल हुई है और लगभग 10 लाख से ज्यादा कार्य दिवसों का क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। ठीक है, और इसी असहयोग आंदोलन के दौरान ही 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को, डेट याद करिए, 22 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक गांव में पुलिस स्टेशन को किसानों के समूह के द्वारा आग के हवाले कर दिया गया। आग के हवाले कर दिया गया। ध्यान से देखिए, जलियांवाले बाग हत्याकांड के दौरान या जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी काफी दुखी हुए। गांधी जी के सहयोगी भी दुखी हुए। ये दुखी का जो माहौल था पूरे देश में था, आक्रोश आ गया। सभी देशवासियों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो गई कि अब हमें एक होकर के काम करना पड़ेगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की और सभी लोगों ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समर्थन भी किया। जितने भी भारतीय नेता थे वो भी गांधी जी से जुड़ गए। जब ये आंदोलन चल रहा था तो उसी आंदोलन के दौरान गोरखपुर, एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश के, गोरखपुर में चौरी चौरा नामक गांव में
एक चौरी चौरा पुलिस स्टेशन था, उसको किसानों के समूह ने आग के हवाले कर दिया, अर्थात चौरी चौरा कांड हो गया। देखिए ध्यान से समझिए, अंग्रेजों को मिल गया मौका और गांधी जी यही सोच रहे थे कि कोई भी हिंसक घटना नहीं किया जाएगा, अर्थात हम अंग्रेजों को कोई भी मौका देने वाले नहीं हैं। गांधी जी इस घटना से क्या हो गए, दुखी हो गए, दुखी हो गए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, ध्यान से समझिएगा, वापस ले लिया। और गांधी जी ने इस घटना की जिम्मेदारी स्वयं ली, गांधी जी इस घटना के लिए स्वयं को जिम्मेदार मान लिए और यही कारण है गांधी जी को इस मामले के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। जस्टिस ब्रूमफील्ड ने, किसने, जस्टिस ब्रूमफील्ड ने, ये जज का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, जस्टिस ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को 6 वर्षों की सजा सुनाई। इस घटना के लिए गांधी जी को कितने वर्ष की सजा सुनाई गई थी, 6 वर्ष की सजा सुनाई गई सबसे पहली बार, ठीक है। इन्हें गिरफ्तार किया गया, असहयोग आंदोलन के चौरी चौरा कांड के बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि जब गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को वापस लिया तो बहुत सारे भारतीय नेता इनसे नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि अगर इतना बड़ा आंदोलन है, राष्ट्रीय स्तर का व्यापक आंदोलन है, तो इस आंदोलन को चलाने के लिए ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होंगी और इस छोटी मोटी घटना से दुखी होकर के आंदोलन वापस ले लेना, आंदोलन को स्थगित कर देना, यह सही तरीका नहीं है। गांधी जी ने कहा नहीं, हम हिंसक घटना के समर्थक नहीं है, हमारा सिद्धांत अहिंसा का है और यही कारण है कि गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। बहुत सारे भारतीय नेता इनसे नाराज हो गए। भारतीय नेताओं के नाराज होने के बाद क्या निर्णय निकल के आया, आपको पता होगा, 1923 में इलाहाबाद के आनंद भवन में क्या गठित किया गया, इलाहाबाद के आनंद भवन में स्वराज दल अर्थात स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। ध्यान से देखिए, इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा वो है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी से या स्वराज दल से भी क्वेश्चन आते हैं। स्वराज पार्टी से 2 क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण हैं, दोनों क्वेश्चन आप समझ लीजिए। पहले क्या आएगा कि गांधी जी से जब भारतीय नेता नाराज हो गए, दुखी हो गए, तो दुखी होकर के उन्होंने अलग एक पार्टी बनाई, उसका नाम क्या था, स्वराज दल। स्वराज से इस शब्द से समझ में आ रहा है कि स्वराज हासिल करना, आजादी हासिल करना। किसने गठित किया, तो पंडित मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू के द्वारा इसका स्थापना कहां किया गया, तो आपका उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद के आनंद भवन में, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिए, आप अच्छी से हेडिंग लगा लेते हैं, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी को हम क्या कहते हैं, स्वराज पार्टी को हम लोग स्वराज दल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वराज दल भी कहते हैं। समझ में आ रही बात, चलिए, स्वराज दल भी कहते हैं, आ रहे बच्चे। चलिए, स्वराज पार्टी की स्थापना गांधी जी ने, स्वराज पार्टी की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू ने और देशबंधु चित्तरंजन दास ने क्यों किया था, तो स्वराज पार्टी की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू ने, देशबंधु चित्तरंजन दास ने इसलिए किया था कि असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाना था। क्या करना था, असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाना था और देश को आजादी दिलाना था, ये इनका लक्ष्य रखा गया था। यानी कि जो काम असहयोग आंदोलन था उस लक्ष्यों को हम स्वराज पार्टी के माध्यम से पूरा करेंगे। बस इसमें आप इतना समझिए, 2-3 प्रश्न होता है। पहले तो ये होता है इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना है 1 जनवरी 1923। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 कहां हुआ, तो इलाहाबाद में, इलाहाबाद में आनंद भवन में, ठीक है। उसके बाद जो गठित किया गया था, उसके बाद इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक हैं, ध्यान से देखिए, पंडित मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास। इन्होंने क्या किया था, इसकी स्थापना किया था। पंडित मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास ने इसके स्थापना किया, दोनों लोग मिलकर के इसकी स्थापना की। क्यों किए, क्योंकि ये सभी भारतीय नेता गांधी जी से असहयोग आंदोलन वापस लेने की वजह से नाराज हो गए थे।
इसका कार्य क्या था? तो कार्य में पहला क्या है? स्वराज ये लक्ष्य को हासिल करना। ये आपके पॉइंट में आ सकता है। अगर प्रश्न आ जाएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, तो विचार यही करना है। दूसरा, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा वो क्या है? स्वराज के लक्ष्य को हासिल करना, असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाना, देश को आजादी दिलाना या आजादी के लिए संघर्ष करना, इस आंदोलन को कंटिन्यू करना। ये 1923 है। 1924 आपको पता होगा, 1924 में इसी के बाद गांधी जी बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बनते हैं। और इस कांग्रेस अधिवेशन की सबसे खास बात यह होती है कि इसमें अहिंसा प्रस्ताव पारित किया जाता है। अर्थात सभी भारतीय कांग्रेसियों को इस बात की शपथ दिलाई जाती है कि अब वो किसी भी मामले में हिंसक घटना का समर्थन नहीं करेंगे। अगर गांधी जी से जुड़ना है, कांग्रेस के साथ रहना है, तो हिंसक घटनाओं को आपको त्यागना पड़ेगा। अर्थात क्रांतिकारी संगठन के रूप में आप कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है। 1925 में कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन होंगी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू होंगी। यह अधिवेशन कानपुर में होगा। ये भारत की पहली महिला, भारत की प्रथम भारतीय महिला है जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष होंगी। हालांकि 1917 के अधिवेशन में कलकत्ता वाले में प्रथम महिला के रूप में जो अध्यक्ष होंगी वो कौन होंगी? वो एनी बेसेंट होंगी। ठीक है। नलिनी सेनगुप्ता ये आपके कलकत्ता में फिर होंगी 1933 में। ये भी आपकी क्या है? तीसरी महिला है। पूरे कांग्रेस अधिवेशन में कुल 3 महिलाओं ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो होगा वो है साइमन कमीशन। क्या है? साइमन कमीशन। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक कमेटी गठित करके भारत भेजी जाती है। यहाँ पे लगा लेंगे साइमन कमीशन का गठन। साइमन कमीशन का गठन, यह गठन कब होगा? 1927 में होगा। साइमन कमीशन का गठन 1927 में होता है। इसके बारे में जानकारी जो है महात्मा गांधी को दिल्ली बुलाकर के लॉर्ड बर्कनहेड देते हैं। वो बोलते हैं कि साइमन भारत में भारतीय संवैधानिक व्यवस्था लागू करने के लिए या फिर शासन प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक समिति गठित की जा रही है, जिसका नाम क्या रखा गया है? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सर जॉन साइमन थे। कौन थे? सर जॉन साइमन थे। इन्हीं के नाम पर साइमन कमीशन पड़ा। और साइमन कमीशन भारत आया या इसका आगमन हुआ 1928 में। ये सर्वप्रथम कहां पे उतरा था? तो बंबई बंदरगाह पर। ठीक है। जैसे ही साइमन कमीशन बंबई बंदरगाह पर उतरा, इस बात को अच्छे से याद करना, इसका सर्वत्र काला झंडा दिखा करके विरोध किया गया। इस साइमन कमीशन का क्या किया गया? विरोध किया गया। साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया गया। और क्यों लगाया गया? क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। ये आपसे पूछा जाता है। आप क्या था? अंग्रेज थे। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था, तो उसमें शामिल सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। और जब सभी सदस्य अंग्रेज थे तो इसे भारतीय नेताओं ने अपना अपमान समझा। भारतीय नेताओं ने अपना अपमान समझा। क्या समझा? अपमान समझा। उन्होंने कहा कि हमें क्या चाहिए आजादी में? या कानून हमारे हिसाब से बनेगा या अंग्रेजों के हिसाब से बनेगा? और जब अंग्रेजों के हिसाब से बनना था तो हमें इसकी जानकारी क्यों दी गई? भाई अगर आपको कानून स्वयं बनाना तो आप बनाइए, लेकिन हमें इसके बारे में क्यों जानकारी दे रहे हैं? अगर जानकारी दे रहे हैं तो हमको इसमें शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं? कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो है। ये भारतीय नेताओं ने सोचा। और जबकि साइमन कमीशन गठित करते समय इस बात को पहले ही बताया गया था कि सीधे संवाद जनता से करना है, भारतीय नेताओं को इसमें शामिल नहीं करना है। ठीक है। क्योंकि नेता तो ही है, उनका तो काम ही यही है करना, है कि नहीं? देखिए 1928 में साइमन कमीशन, ध्यान से देखना, 1928 में साइमन कमीशन जब लाहौर स्टेशन पहुंचा, कहां पे? लाहौर स्टेशन पहुंचा। लाहौर स्टेशन पहुंचा तब साइमन कमीशन का लाला लजपत राय के नेतृत्व में विरोध किया गया।
लाला लजपत राय, लाल बाल पाल नाम आपने सुना होगा, ठीक है, गरम मिजाज के आदमी थे। लाला लजपत राय का क्या किया गया? लाला लजपत राय के द्वारा साइमन कमीशन का विरोध कहां किया गया था? लाहौर स्टेशन पर किया गया था, ठीक है, क्योंकि स्वागत में यही खड़े थे। और इन्होंने क्या कहा? साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। ये किसने कहा? तो लाला लजपत राय ने कहा था, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। हालांकि इसी लाहौर स्टेशन पर साइमन कमीशन गो बैक का जब नारा लगा रहे थे लाला जी, तो इनके सर पर पुलिस के द्वारा लाठियों की बरसात की गई, लाठियां बरसाई गई, जिससे लाला जी घायल हो गए। और 17 नवंबर को, ध्यान से देखना, 17 नवंबर को लाला जी का देहांत हो गया। क्या हो गया? देहांत हो गया, लाला जी का देहांत हो गया। और इसी बात से दुखी हो गए थे भगत सिंह, इस बात से बहुत नाराज हो गए थे, समझ में? हालांकि वो भी वहां पे थे। लाला जी के सर पर सिर्फ लाठियां बरसाई जा रही थी और ये क्या कह रहे थे? साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। 1928 में जब लाला जी का 17 नवंबर में देहांत हुआ, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1929 में प्रकाशित की, पब्लिश किया, सौंपी। और 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई, साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हो गई। क्लियर हो गई बात? एक ही नजर में सब कवर हो जाएगा आपका, ध्यान से देखते रहें, एक नजर में आपका हिस्ट्री सब कवर हो जाएगा। साइमन कमीशन गो बैक का नारा किसने दिया था? तो लाला लजपत राय ने दिया था, ठीक है। आपको याद होगा 1930 में 2-3 घटनाएं हैं। पहली घटना है कि गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। टेट 2023 के एग्जाम को देखते हुए आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या लगा हुआ है? सविनय अवज्ञा आंदोलन लगा हुआ है। क्या लगा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सबसे पहले 1930 में हम लगा लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये रहेगा 1930। पूरा डेट इसका क्या है? 12 मार्च 1930। क्या है? 12 मार्च 1930 इसका पूरा डेट है। ध्यान से समझ लीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1900। इसमें क्या हुआ था आपको पता होगा? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम, क्या नाम याद करना है? साबरमती आश्रम याद करके रखना है। साबरमती आश्रम गांधी युग में हमने बताया था, इसकी स्थापना कहाँ है? अहमदाबाद में हुई थी। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? अहमदाबाद में हुई थी। कब हुई थी? तो 1915 में हुई थी। कब? 1915 में। गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आने के बाद सबसे पहले उन्होंने किसकी स्थापना की? साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक गांधी जी ने क्या यात्रा किया था? दांडी यात्रा प्रारंभ। ये कहां पे है? नवसारी डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पे है? नवसारी। नवसारी कहां है? गुजरात में है। कहां पे है? गुजरात में है। ध्यान से समझ लीजिए अच्छे से। कहां पर है? नवसारी, गुजरात में है, ठीक है। इस यात्रा के दौरान गांधी जी ने साबरमती से लेकर के ये यात्रा कहां तक किए थे? दांडी तक। देखिए एग्जाम में पिछली बार भी ये प्रश्न आया था, गलत हो गया था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी से नहीं किया था, उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी तक किया था। तो शुरुआत कहां से किए हैं? साबरमती आश्रम से, और गए कहां हैं? दांडी तक गए हैं। क्लियर हो रही बात? दांडी कहां पे स्थित है? नवसारी में स्थित है। अहमदाबाद भी गुजरात में है और नवसारी भी आपका गुजरात में है। क्लियर हो रही बात? गांधी जी के इस यात्रा की तुलना, एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी के इस यात्रा, दांडी यात्रा की तुलना पेरिस के एल्वा की यात्रा से सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है। गांधी जी के इस यात्रा की तुलना पेरिस के एल्वा से, नेपोलियन का जो एक यात्रा था पेरिस में, तो उन्होंने पेरिस से लेकर के एल्वा तक की यात्रा किया था, और इसकी तुलना गांधी जी की इस यात्रा से किसने किया था? तो उत्तर आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। इस यात्रा के दौरान गांधी जी ने सबसे ज्यादा जो भजन गाया था, तो वो भजन था आपका रघुपत राघव राजाराम। रघुपत राघव राजाराम पतित पावन सीताराम, ये जो भजन है, इस भजन के रचयिता कौन है? विष्णु दिगंबर पलुस्कर है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। गांधी जी इसी के बाद जाते हैं, आपको पता होगा गांधी भी समझौता होगा, और गांधी भी समझौता होने के बाद
गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे और वहां से वापस आने के बाद ये फिर से पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। इनकी जब गिरफ्तारी हो जाती है तो इनके जगह पर इस आंदोलन को अली अब्बास ने आगे बढ़ाया था और अली अब्बास की गिरफ्तारी के बाद इस आंदोलन को श्रीमती सरोजिनी नायडू ने आगे बढ़ाया था और इन्होंने ही कहा था, हे नमक कानून मंजत तुम्हें मेरा सलाम, हे नमक कानून मंजत तुम्हें मेरा सलाम। ये कथन किसका है? उत्तर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर होगा श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सरोजिनी नायडू। क्लियर हो रही बात? चलिए देख लीजिए इसमें और एक बात। 5 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंच करके मुट्ठी भर नमक उठा करके नमक कानून को क्या किया था? नमक कानून को या नमक पर लगने वाले कर को तोड़ा था। क्लियर होगी बात? चलिए गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद लिख लेंगे, गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद इस आंदोलन को किसने आगे बढ़ाया? तो उत्तर क्या होगा? अली अब्बास ने आगे बढ़ाया था। किसने बढ़ाया था? अली अब्बास ने। और अली अब्बास की गिरफ्तारी के बाद इस आंदोलन को आगे किसने बढ़ाया? उत्तर हो जाएगा श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सरोजिनी नायडू। इसके बाद ये किसने कहा था, हे नमक कानून मंजत तुम्हें मेरा सलाम? तो उत्तर क्या हो जाएगा? श्रीमती सरोजिनी नायडू होगा। गांधी जी की यात्रा की तुलना पेरिस के एल्वा से नेपोलियन की यात्रा से किसने किया था? उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। नेपोलियन ने जो यात्रा किया था, नेपोलियन की यात्रा से जो तुलना किए थे वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। और नेपोलियन की यात्रा कहां से थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा पेरिस से लेकर के एल्वा तक था। कहां तक था? एल्वा तक था। इस यात्रा, जैसे इसने यात्रा किया था वैसे गांधी जी ने यात्रा किया और इसकी तुलना किसने किया? तो आपका उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने किया था। क्लियर हो गई बात? 1930 में जो दूसरी घटना है वो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका आएगा वो क्या होगा? प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होगा। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में सभी भारतीय नेताओं को बुलाया गया। कहां? लंदन में। ध्यान से देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये कब हुआ था? 1930 में आयोजित। देखिए आयोजन स्थल लिख लीजिए। आयोजन स्थल क्या है? तो सेंट जेम्स पैलेस। कहां पे यह आयोजित हुआ था? सेंट जेम्स पैलेस में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अलेक्जेंडर नहीं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड। कौन थे? मैकडोनाल्ड थे। ठीक है, इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? यानी इस सम्मेलन का, गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। किसने किया था? पंचम ने। 2-3 बात याद रखना है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत 1930 में हुई। इसका स्थल, आयोजन स्थल कौन सा है? सेंट जेम्स पैलेस है। अध्यक्ष कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड थे। याद करना है बच्चे। उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम थे। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें जो आगे है वो क्या है कि भारत के सभी प्रतिनिधि वायसराय ऑफ इंडिया नामक जहाज से लंदन के लिए रवाना हुए थे। हाँ, ये लंदन के लिए रवाना हुए थे। ये लोग गए कहां से थे? तो बेलार्ड पियरे बंदरगाह। किस बंदरगाह से गए थे? उत्तर क्या हो जाएगा? बेलार्ड पियरे बंदरगाह से ये लोग रवाना हुए थे। बंबई का बंदरगाह है। बंबई के बंदरगाह को पहले क्या कहा जाता था? बेलार्ड पियरे बंदरगाह कहा जाता है। बंबई में है। ठीक है, बंबई में है। ठीक, इसमें और एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो जान लीजिए। देखते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में सभी भारतीय नेताओं को बुलाया गया था। हालांकि गांधी जी या कांग्रेस के सदस्य इसमें शामिल नहीं हुए। कांग्रेस के सदस्य किस लिए शामिल नहीं हुए? क्योंकि कांग्रेस के लोग किसमें बिजी थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिजी थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में उनकी व्यस्तता थी। ठीक है, इसीलिए पहले गोलमेज सम्मेलन में वो लोग हिस्सा नहीं लिए। ध्यान से देखिए, सभी प्रतिनिधि
सभी प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए, कांग्रेस को छोड़कर। अर्थात कांग्रेस पहले गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं ली है, इस बात को याद करके रखना है। ठीक है, कौन कौन शामिल हुए, तो आप लिखेंगे भारतीय प्रतिनिधि के रूप में, भारतीय प्रतिनिधि, ठीक है, भारतीय प्रतिनिधि कौन थे, तेज बहादुर सप्रू थे। कौन थे, तेज बहादुर सप्रू थे। उसके बाद जो है दलित वर्ग के नेता कौन थे, दलित वर्ग से तो बी आर अंबेडकर जी गए थे। ठीक है, तीसरी बात जो थी मुस्लिम वर्ग से कौन गए थे, मुस्लिम वर्ग से, तो आपका उत्तर हो जाएगा कि मुस्लिम वर्ग से आपके नेता कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे। कौन थे, जिन्ना थे। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर पर सिख वर्ग से, सिख वर्ग से कौन गए थे, तो सरदार उज्जवल, सरदार उज्जवल सिंह गए थे। नेक्स्ट आप जो लिखेंगे वो क्या है, ईसाई वर्ग से कौन गए थे, ईसाई वर्ग से कौन गए थे, तो आप लिखेंगे सर केटी पॉल गए थे। कौन गए थे, केटी पॉल गए थे, लिखते रहिए, ईसाई वर्ग से सर केटी पॉल गए थे। उसके बाद व्यापारी वर्ग से कौन गए थे, व्यापारी वर्ग से कौन गए थे, तो आपका उत्तर हो जाएगा होमी, होमी मोदी जी गए थे। कौन गए थे, देखिए यहां भी नाम आ गया मोदी जी का, होमी मोदी गए थे। व्यापारी वर्ग से कौन गए थे, होमी मोदी गए थे। क्लियर हो रही बात। इसमें अंग्रेज जो गया था, जो इन लोगों का नेतृत्व किया था अंग्रेज दल, तो आप उसका लिखेंगे कर्नल बील। किसको भेजा गया था, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कर्नल बील को भेजा गया था साथ में। ये सभी भारतीय नेता यहां से गए थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। क्लियर हो रही बात। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि बिल्कुल भी शामिल नहीं हुए, अर्थात कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी भी शामिल नहीं हुए। क्यों, क्योंकि आपका उत्तर होगा देश में सबने अवज्ञा आंदोलन का ये लोग नेतृत्व कर रहे थे। क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। क्लियर हो रही बात, ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे जो टॉपिक में होगा वो आपका रहेगा गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता, एक नजर में पूरी हिस्ट्री कवर होगी। ठीक है, गांधी इरविन समझौता। लगाएंगे हेडिंग गांधी इरविन समझौता। ये कब हुआ था बच्चे, तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं। पहले गोलमेज सम्मेलन में जब कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया तो ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के ऊपर एक प्रेशर डाला गया कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को भी इस सम्मेलन में शामिल किया जाए। ठीक है, नियम शर्तें चाहे जो हो, लेकिन हमें कानून बनाना है, इसलिए उन्हें हर हाल में इसमें शामिल किया जाए। इसीलिए दिल्ली में भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच एक समझौता होता है जिसे हम कहते हैं गांधी इरविन समझौता। ये कब हुआ, तो 5 मार्च 1931 को हुआ। इस समझौते में क्या हुआ था, बस ऐसे जेन्युइन सुन लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस समझौते में 2-3 शर्तें रखी गई गांधी जी के द्वारा। पहली शर्त यह थी कि सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान हमारे गिरफ्तार किए गए नेताओं को या प्रतिनिधियों को छोड़ दिया जाए। दूसरा, सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए प्रतिनिधियों के ऊपर जो मुकदमा चलाया जा रहा है उस मुकदमा को वापस कर लिया जाए, जिसमें से लॉर्ड इरविन की तरफ से यह कहा गया था कि भारतीयों के प्रतिनिधि के रूप में और साथ ही साथ कांग्रेस के विशेष प्रतिनिधि के रूप में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आप शामिल होंगे। और गांधी जी को इसमें शामिल करने के लिए विशेष बल दिया गया। क्या किया गया, विशेष बल दिया गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गांधी इरविन समझौता कहते हैं। क्या कहते हैं, गांधी इरविन समझौता। चलिए, गांधी इरविन समझौता आप समझ चुके हैं। चलिए, इसके बाद आपका हो जाएगा दूसरा गोलमेज सम्मेलन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन आपका जो है 1931 में ही होगा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत के
सभी प्रतिनिधि तो जाएंगे ही, साथ ही साथ आपके कौन जाएंगे, गांधी जी हिस्सा लेंगे। गांधी जी अपने प्राइवेट जहाज से जाते हैं, जिसका नाम क्या रखा गया था, जिसका नाम है SS राजपुताना। इसका जहाज का नाम क्या है, SS राजपुताना। ये जहाज किसकी थी, तो मोहम्मद अतहर, ये जहाज मोहम्मद अतहर अली के शिपिंग कॉर्पोरेशन की प्राइवेट जहाज थी। ये जहाज किसको मिला था, तो गांधी जी को दिया गया था। किसको, गांधी जी को। गांधी जी अपने दल बल के साथ गए थे। इनकी प्रिय शिष्या भी थी। प्रिय शिष्या कौन थी इनकी, गांधी जी की प्रिय शिष्या का नाम क्या है, तो आपका उत्तर हो जाएगा मीरा बेन। क्या था, मीरा बेन, जिनको हम कहते हैं मिस सिलेट। क्या कहते हैं, मिस सिलेट। गांधी जी की प्रिय शिष्या, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। गांधी जी की प्रिय शिष्या कौन थी, तो मिस सिलेट थी, जिनका हम नाम क्या जानते हैं, किस नाम से, मीराबेन के नाम से जानती हैं। और इसके बाद एक शिष्या, एक लोग और मिलती है, वो है विवेकानंद। विवेकानंद जी की प्रिय शिष्या का नाम क्या था, सिस्टर निवेदिता था। क्या था, सिस्टर निवेदिता। ये किसके है, तो स्वामी विवेकानंद जी का है। ठीक है, विवेकानंद जी की प्रिय शिष्या का नाम क्या था, सिस्टर निवेदिता था। गांधी जी के SS राजपुताना से श्रीमती सरोजिनी नायडू ने महिला प्रतिनिधियों के रूप में या महिला प्रतिनिधि के रूप में भी इसमें हिस्सा लिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन लेने के बाद गांधी जी ने जब देखा कि कुछ उन्हें हासिल नहीं हुआ या उनके अनुसार कोई काम नहीं हुआ, तो वापस आने के बाद गांधी जी ने पुनः सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। और जैसे ये सबने अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया, गांधी जी को गिरफ्तार करके कहां डाल दिया गया, पूना के यरवदा जेल में। कहां डाला गया, पूना के यरवदा जेल में डाल दिया गया, यानी उन्हें बंधक बना लिया गया। और उनके गिरफ्तारी होने के बाद अली अब्बास ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था, सबने अवज्ञा आंदोलन को। और जैसे इनकी गिरफ्तारी हुई तो श्रीमती सरोजिनी नायडू ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। किसने बढ़ाया था, श्रीमती सरोजिनी नायडू ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। याद रखना बच्चों, श्रीमती सरोजिनी नायडू ने अली अब्बास की गिरफ्तारी के बाद सबने अवज्ञा आंदोलन की अगुवाई की थी। इन्होंने ही कहा था, हे नमक कानून भंजक तुम्हें मेरा सलाम। नमक शब्द आए तो गांधी जी ही उत्तर नहीं होगा। हे नमक कानून भंजक तुम्हें मेरा सलाम, ये कदम किसका है, श्रीमती सरोजिनी नायडू का है। किसका है, श्रीमती सरोजिनी नायडू का है। आगे देखते हैं, आगे इसके बाद जो होगा बच्चे, वो क्या होगा, पूना समझौता होगा। पूना समझौता कब हुआ था, उत्तर होगा आपका 1932 में। कहा हुआ था, तो पूना के यरवदा जेल में हुआ था। ध्यान से देखिए, इसके बाद पूना समझौता होगा। पूना समझौता होगा, ये 1932 में होगा। ठीक है, पूना समझौता कहां होता है, पूना के यरवदा जेल में होता है। बच्चे कहां होता है, पूना के यरवदा जेल में होगा। ये समझौता क्यों हुआ था, पहले तो ये जान लीजिए किसके किसके बीच में। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 में भी पूछा गया था। तो ये महात्मा गांधी प्लस बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। B.R. अम्बेडकर के बीच में हुआ था। महात्मा गांधी प्लस B.R. अम्बेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, उसके बाद कहां हुआ था, तो उत्तर क्या हो जाएगा, यरवदा जेल में। क्यों हुआ था, तो मैकडॉनल्ड अवार्ड के विरोध में हुआ था। मैकडॉनल्ड अवार्ड के विरोध में हुआ था। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सांप्रदायिक पंचाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सांप्रदायिक पंचाट कहते हैं। ठीक है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी जी को जब गिरफ्तार करके पुना के यरवदा जेल में डाला गया, तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन होने से पहले एक मैकडॉनल्ड अवार्ड दलित वर्गों के लिए, किसके लिए, दलित वर्गों के लिए ये अवार्ड भेजा गया था, जिसमें पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। गांधी जी ने इसका विरोध किया और गांधी जी कहां थे, पूना के यरवदा जेल में थे। इसी पूना के यरवदा जेल में गांधी जी ने अपने जीवन का पहला आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था। किसके विरोध में, तो दलित वर्गों के लिए भेजे गए सांप्रदायिक पंचायत यानी मैकडॉनल्ड अवार्ड के विरोध में गांधी जी ने पूना के यरवदा जेल में आमरण अनशन किया। अरे यहां तक कहा जाता है कि उनको जलाने के लिए लकड़ियां तक इकट्ठा कर ली गई थी। लेकिन उनका आमरण अनशन तोड़वाने के लिए गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता होता है, जिसे हम पूना समझौता या फिर क्या कहते हैं बच्चे, पूना पैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पूना पैक्ट कहते हैं। ये कब हुआ था, 1932। कहां हुआ, यरवदा जेल में। किसके बीच, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। क्यों हुआ, तो मैकडॉनल्ड अवार्ड को लेकर के किया गया था। जीवन में आमरण अनशन पहली बार किसने किया, महात्मा गांधी ने किया। क्लियर हो गई बात, महात्मा गांधी ने किया। और आए खबर, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब होगा बच्चे,
तीसरा गोलमेज सम्मेलन आपका होगा 1932 में। 1932 में तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में भीमराव अंबेडकर और साथ ही साथ कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में बी आर अम्बेडकर और प्लस दलित वर्गों के रूप में भी बी आर अम्बेडकर हिस्सा लेते हैं। इसलिए एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले व्यक्ति कौन है, तो उत्तर आपका क्या हो जाता है, बी आर अम्बेडकर होता है। क्या होता है, बी आर अम्बेडकर होता है। लेकिन इसके साथ एक नाम और जानना है, वो नाम क्या है, तेज बहादुर सप्रू। क्या है, तेज बहादुर सप्रू। ये दो ऐसे व्यक्ति हैं, तेज बहादुर सप्रू और बी आर अम्बेडकर, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए हैं। बाकी कोई एक में गया, कोई दो में गया, कोई तीसरे में गया, कोई पहले में नहीं गया, ऐसे ही चला है। लेकिन तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले व्यक्ति कौन है, तो बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू है। कौन है, बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू है। क्लियर। इसी के बाद आपका आता है अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 बनता है। हालांकि ये पॉलिटी का विषय है, तो 1935 आपके सिलेबस में भी लगा हुआ है। 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया, उड़ीसा और सिंध को अलग राज्य का दर्जा दिया। 1937 में ही बर्मा भारत से अलग हुआ था। ठीक है, एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। 1935 अधिनियम के तहत भारत में आरबीआई की स्थापना की गई। साख एवं मुद्रा पर नियंत्रण किया गया। क्लियर हो रही बात। हालांकि पॉलिटी में आएगा तो हम इसका जिक्र जरूर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1940 का जिक्र हमने कांग्रेस अधिवेशन में किया है, क्योंकि उसमें द्विराष्ट्र की मांग की जाएगी, यानी पाकिस्तान की मांग की जाएगी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा एक मांग की जाती है, जिसे हम कहते हैं द्विराष्ट्र की मांग। क्लियर हो रही बात, क्लियर हो रही है। चलिए आगे देखते हैं, आगे लगा लीजिए 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। क्या है भारत छोड़ो आंदोलन? ये 1942 8 अगस्त को बच्चे कहां पर, ग्वालियर टैंक मैदान। कहां है ये ग्वालियर टैंक मैदान? कहां है, महाराष्ट्र में है। कहां पे है ये ग्वालियर टैंक मैदान? महाराष्ट्र में है। क्लियर हो रही बात। ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ। अखिल भारतीय कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें गांधी जी ने क्या दिया, 70 मिनट भाषण दिया। 70 मिनट भाषण दिया और इसी भाषण के बाद सर्वसम्मत से भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। ध्यान से देखिए, आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ। जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर क्या होगा, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी नहीं होगा बच्चे, गांधी जी नहीं होगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद होगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद होगा। कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। क्लियर हो रही बात। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। या फिर हम कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पारित हुआ? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में पारित हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव किसने रखा था? तो महात्मा गांधी ने रखा था। एक महीने पहले 7 जुलाई को वर्धा सम्मेलन हुआ था। वर्धा सम्मेलन में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पेश किया था। इसके एक महीने बाद ग्वालियर टैंक मैदान में महाराष्ट्र में अखिल भारतीय कांग्रेस की एक बैठक हुई, जिस बैठक में सर्वसम्मत से भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया। और इसी प्रस्ताव पारित होते ही 9 अगस्त की सुबह क्या शुरू हो गया? देश भर में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। इसी 70 मिनट के भाषण में करो और मरो का नारा किसने दिया था? करो और मरो का नारा किसने दिया? तो आपका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने दिया था। गांधी जी ने 70 मिनट के भाषण में कहा था कि अब वक्त आ गया है कि देश के लिए कुछ कर जाएंगे या फिर सीधे मर जाएंगे। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। इसे डू और डाई कहा गया। इस देखिए, करो और मरो का नारा किसने दिया? तो उत्तर क्या होगा? महात्मा गांधी होगा। और करो और मरो का नारा गढ़ा किसने था, बनाया किसने था? तो उत्तर आपका यूसुफ मेहर अली होगा। इस नारे का डिजाइन किसने किया? यूसुफ मेहर अली ने किया था। इसे बनाया यूसुफ मेहर अली ने, दिया किसने? महात्मा गांधी ने। एक नारा और है, मरो नहीं मारो। ये किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। क्या दिया था? किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। मरो नहीं मारो का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे बड़ी जो हिंसक घटना हुई वो कहां पे हुई? बिहार में हुई। बिहार में कहा? तो पटना में हुई। अर्थात रेल की पटरियां उखाड़ना, पुल तोड़ना, आगजनी करना, ये सबसे ज्यादा हिंसक घटना कहां देखा गया? बिहार में देखा गया। आंदोलन के दौरान लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई। गांधी जी, उनकी पत्नी, उनके सहयोगियों को गिरफ्तार करके कहां रखा गया था? आगा खां पैलेस में रखा गया था। कहां रखा गया? आगा खां पैलेस में रखा गया। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी को गिरफ्तार करके भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यानी कहां नजरबंद किया गया था? तो आगा खां पैलेस में किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहां किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है बांकीपुर, कहां पे? बांकीपुर जेल में रखा गया था। कहां पे रखा गया? बांकीपुर जेल में, यानी कहां है बिहार? कहां रखा गया? बांकीपुर जेल में रखा गया था। ठीक है, इसमें बकुंडा जेल भी है। कहां है? बकुंडा जेल भी है, अल्मोड़ा जेल भी है। आप समझ रहे ना? इन जेलों में सभी लोगों को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, लाल बहादुर शास्त्री को भी गिरफ्तार करके रखा गया था। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को ग्वालियर टैंक मैदान से सर्वसम्मत से पारित हुआ, जिसमें 70 मिनट के भाषण में गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया, और करो और मरो का नारा देने के बाद ही ये आंदोलन 9 अगस्त की सुबह ग्वालियर टैंक मैदान से प्रारंभ, संपूर्ण भारत में प्रारंभ हो गया। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान सबसे ज्यादा हिंसक घटना कहां पे हुई? बिहार में हुई, अर्थात बिहार के कहा? पटना में हुआ। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कहां पेश किया था? तो उत्तर आपका वर्धा सम्मेलन होगा। क्या होगा? वर्धा सम्मेलन होगा। और भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कहां पारित हुआ था? तो उत्तर आपका ग्वालियर टैंक मैदान महाराष्ट्र होगा। ये भी वर्धा भी महाराष्ट्र में है। वर्धा कहां है बच्चे? महाराष्ट्र में है। और ग्वालियर टैंक मैदान कहां है? ये भी महाराष्ट्र में है। कहां है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये आंदोलन बहुत ही व्यापक था, इसका असर भी देखने को मिला, और इस आंदोलन के बाद ही देशवासियों को ये एक राष्ट्र प्रेम की भावना जाग गई। संपूर्ण देश में एक ही चीज था, आजादी आजादी आजादी। और इसकी आजादी की गूंज इतनी ज्यादा हो गई कि ब्रिटेन के लोगों को भी समझ में आ गया सिर्फ आजादी, और वहां से उदारवादी नेता क्लीमेंट एटली की सरकार बनती है, और क्लीमेंट एटली ने ही भारत की आजादी के लिए, भारत की सत्ता को शांतिपूर्ण तरीके से हस्तांतरण यानी ट्रांसफर करने के लिए क्या भेजा? कैबिनेट मिशन भारत भेजा। किसे भेजा? कैबिनेट मिशन भारत भेजा। कैबिनेट मिशन कितने सदस्यीय था? 3 सदस्यीय था। सर पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टेफन क्रिप्स कौन थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर क्या हो जाएगा? सर पैथिक लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन का कार्य क्या था? तो भारत की सत्ता का शांतिपूर्ण तरीके से हस्तांतरण करना था, यानी अंग्रेजी हुकूमत से उठा करके ये सत्ता भारतीय नेताओं के हाथ में देना था। क्लियर हो रही बात? लेकिन जैसे ही कैबिनेट मिशन भारत आया, कैबिनेट मिशन भारत आते ही उसका विरोध शुरू हो गया, अर्थात मुस्लिम लीग के द्वारा क्या मांग किया गया? पाकिस्तान की मांग की गई। कैबिनेट मिशन ने कहा कि भाई पाकिस्तान देने का हक हमें नहीं है, हम 2 राष्ट्र नहीं दे सकते हैं, हम सिर्फ संघ राष्ट्र बना सकते हैं। इसीलिए उसने अपनी रिपोर्ट बनाई, और रिपोर्ट में निम्न बातों को शामिल किया। क्या बात शामिल किया? उसने अपना मुख्य उद्देश्य संविधान सभा का गठन रखा। क्या रखा? संविधान सभा का गठन रखा। कैबिनेट मिशन ने कहा कि भारत में एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। इसमें कुल कितने लोग होने चाहिए? 389 लोग सदस्य होने चाहिए, जिसमें से 292 लोग कौन होंगे? ब्रिटिश प्रांत से होंगे, 93 लोग कौन होंगे? देसी रियासत से होंगे, और 4 ब्रिटिश कमिश्नरी से होंगे। इन सदस्यों का चुनाव कैसे होगा? इन सदस्यों का चुनाव ब्रिटिश प्रांतों के द्वारा जनता के माध्यम से चुना जाएगा, जो प्रत्येक 10 लाख पर एक सदस्य के रूप में होंगे। तथा गौड़ विषय के रूप में किसे रखा? भारत का विभाजन। उसने कहा कि भारत का विभाजन एक गौड़ विषय है, सोचने वाली बात है, इस पर अगर हो सके तो विचार विमर्श किया जाए, और इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन को भारत के विभाजन के लिए भारत भेजा जाता है। 3 जून की रिपोर्ट, ध्यान रखिए बच्चे, 3 जून की रिपोर्ट को क्या कहते हैं? माउंटबेटन प्लान कहते हैं। क्या कहते हैं? माउंटबेटन प्लान कहते हैं। अर्थात 3 जून की रिपोर्ट में ही लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी बात रखी है। जब प्रकाशित हुआ तो इसे 3 जून रिपोर्ट कहा गया, और इस रिपोर्ट के आधार पर भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र राष्ट्र बनेंगे। भारत 15 और पाकिस्तान 14 अगस्त को 2 स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बनेंगे। इस 2 स्वतंत्र और विभाजन का आधार जन्म संग्रह रखा गया, अर्थात भारत में सबसे पहली बार जन्म संग्रह कहां कराया गया? असम के सिलहट जिले में कराया गया। कहां कराया गया? असम के
सिलहट जिले में कराया गया। भारत में पहला जन्म संग्राम असम के सिलहट जिले में कराया गया। यानी मुस्लिम और भारतीय या अन्य धार्मिक लोगों को ये छूट दी गई कि वे स्वैच्छिक रूप से भारत और पाकिस्तान के साथ रह सकते हैं, और देशी रियासतों को ये छूट दी गई कि वो स्वतंत्र रहें तो ठीक है, नहीं तो भारत और पाकिस्तान में से किसी के साथ अपनी सीमा साझा कर सकते हैं। चलिए, ये आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, और कल का नया वीडियो आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। और अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारा वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।